Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है मैमूना सदफ की एक बेमिसाल बाकमाल कहानी जिसका नाम है बेमिसाल बाकमाल। गहरी रंगत, मोटे नकूश और छोटे कद की ठिगनी कहलाने वाली लड़की नीरा, घर भर की जिम्मेदार नीरा। जब से होश संभाला तो घर में सबके मुंह से यही सुनने को मिला कि न जाने वो नकूश और रंगत के मामले में किस पर जा पड़ी है, वरना बाकी सब तो अच्छे खासे खुश शक्ल थे। अब्बा और माँ जी भी, जो यके बाद दीगरे उसकी पैदाइश के 3 साल के अंदर फौत हो गए। दोनों बड़े भैया भी, मैं अपने तमाम बच्चों के। फिर अक्सर खानदान की बड़ी बूढ़ियां यही कहती थी कि उस जैसी उस खानदान में दूर दूर तक कोई नहीं। जब भी ऐसी बात होती तो भाभियां मुंह छुपाकर मुस्कुराती और वो मुंह छुपाकर रोती रहती। चेहरे की रंगत और नकूश तो वो खुरच सकती नहीं थी, तो ये तो अल्लाह की देन थी। लेकिन उसने इसका तोड़ सोच ही लिया था। मिट्टी में रुल जाऊंगी लेकिन सबके मुंह से कहलवा कर ही छोड़ूंगी कि नीरा बेमिसाल है। उस दिन रोने का आखिरी दिन था। फिर उसने घर में बड़ी भाभीियों के आगे पीछे बिछना शुरू कर दिया। कभी वो बड़ी भाभी के मुन्नू को खाना खिला रही है, कभी उनके मंजले को नहला रही है, तो कभी छुटकी को सुला रही है। छोटी भाभी के दोनों बच्चे तो उसके बिना संभलते ही नहीं थे। भाभियां भी एक चुप 100 सुख की तस्वीर बनी खामोश ही रहती कि अच्छा ही है उनकी 100 कामों से जान छूटी। नीरा हर काम संभाल जो लेती थी। नीरा ने भतीजे भतीजियों के पीछे मैट्रिक के बाद तालीम को खैराबाद कहा और भाभीियों के बच्चे संभालने के साथ साथ आधा पौना घर भी संभाल लिया। बदले में भाभियां हर किसी के सामने जब एक आध जुमला कह देती, नीरा ही हमारे बच्चों की माँ है, ये ना होती तो हमारा न जाने क्या होता। नीरा इस घर की करता धरता है, बड़ा सुख है इसके दम से। नीरा जैसी बच्चियां तो हर घर में होनी चाहिए। तो नीरा जी उठी। उसे यही जुमले तो ताकत देते थे कि सब उसके गुण गाएं, जो सब उस गधे को बाप बनाते, गा भी लेते, और वो गधा हंसी खुशी सब संभाल लेता। ज़ाहिरी शख्सियत के वो ऐब न जाने कहाँ खो गए, जो अब तो किसी मुंह से सुनने को भी नहीं मिलते थे। साथ में तसल्ली भी हो जाती कि भाभियां कभी भी उसे बोझ नहीं समझेंगी, कि वो तो खुद उनके 100 बोझ उठा रही थी। सो कई साल की अनथक खिदमत के बाद हर किसी के मुंह से तारीफी कलमे सुनते सुनते नीरा को इस तारीफ की ऐसी लत लगी, जो दिन रात उसे मजीद खिदमत पे उकसाती, और वो दिन ब दिन सती सावित्री देवी बनती चली गई। भाभीियों का तो उसके बिना घर का पत्ता तक ना हिल सकता था। हर 5 मिनट बाद नीरा की आवाज़ लगती और वो हर आवाज़ पर भागी चली आती। फिर शादी की उम्र को पहुंची तो बड़ी खाला ने अपने शौकत के लिए उसका रिश्ता मांग लिया। उन्हें घर संभालने वाली लड़की चाहिए थी, और नीरा से बढ़कर कौन उनका घर ऐसी शान से संभाल सकता था, जिसके दम पे भाभीियों का घर चल रहा था। भाभीियों ने शोर तो किया कि वो तो नीरा के बिना हिल भी नहीं सकती, कुजा के पूरा घर संभाल सकती। लेकिन भाइयों के सामने अब खुलकर ये भी नहीं कह सकती थीं कि उन्हें घर भर की खिदमत के लिए सारी उम्र नंद की खिदमत दरकार थी। सो बस शोर तक ही बात रह गई। सादगी से शादी हुई और नीरा ब्याह कर खाला के घर चली गई। ससुराल आकर खालू खाला के साथ 3 देवरों की भाभी बनी, तो भी बिछने की जिम्मेदारी नहीं छोड़ी। जहां मायके में इतनी दाद वसूली थी, उससे कहीं ज्यादा दाद उसे ससुराल में वसूलना थी। उसे बेमिसाल बहू और भाभी बनकर दिखाना था कि यही अब उसका घर था और उसे अब यहीं रहना था। सारा दिन फिरकी की तरह घूम घूम कर घर भर के काम करती रहती, और जब दिन के इख्तिताम पर किसी एक आध के मुंह से ही कोई तारीफी जुमला सुनने को मिल जाता, तो उसकी थकन हवा हो जाती। न जाने कहाँ से उसके अंदर तारीफ की भूख इतनी भर आई थी कि हर काम वो इसी नियत से किया करती कि बस उसकी वाह वाह हो जाए, वो सबकी नज़रों में ऐसी बन जाए जैसी इस पूरे खानदान में कोई नहीं थी। कुछ पकाकर पूछ रही है कि कैसा बना, कुछ सी पिरोकर दाद तलब कर रही है, कभी घर चमकाकर सबको बता रही है कि आज कितनी मेहनत से उसने एक एक चीज चमकाई, तो कभी कुछ खरीद कर ला रही है कि सब उसके ममनून दिखाई दें। उसे नीरा 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 की गर्दान सुनते रहना बेहद पसंद था, क्योंकि ये गर्दान उसे याद दिलाती कि वो सब उसके बिना कुछ नहीं है।
اور وہ سب کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ یہاں تک بس نہیں ہوئی تھی، ذرا جو فالتو وقت ملتا تو آس پڑوس میں اخلاق نبھانے نکل پڑتی، ہر کسی سے ہمدردی جتاتی، چند دعائیا کلمات ادا کرتی، چھوٹے موٹے کام کر دینے کی پیشکش تک کر دیتی جو اگلا لحاظ مروت میں شکریہ کے ساتھ ٹال جاتا۔ لیکن اس سے سب میں اس کے اخلاق کے چرچے ہونے لگے کہ نیرا مہربان ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے زندہ رہنے کے لیے روٹی سے زیادہ سراہے جانا ضروری ہوتا ہے۔ نیرا انہی لوگوں میں سے تھی۔ تعریف کی بھوک بڑی گندی ہوتی ہے، کبھی نہیں بھرتی۔ ایسی بھوک سے خود کو دور رکھنے میں ہی انسان کی نجات ہے۔ اوپر تلے دو بچوں کے باوجود اس نے کسی کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دی، حتیٰ کہ دوسرے بچے کی پیدائش پہ جب شوکت نے بتایا کہ ابا جی کی خواہش ہے کہ وہ بھائیوں کو شہر بھیجیں پڑھنے کے لیے، اور ایسے میں گھر کے ساتھ ان تینوں کی پڑھائی کا خرچہ شوکت کو اٹھانا ہوگا، تو نیرا نے خالو کی نظروں میں سرخروئی کے لیے میاں کی کمائی میں شراکت تک برداشت کر لی۔ یہ تو بس کمائی میں شراکت تھی، خالو اگر ازدواجی رشتے میں شراکت کی خواہش کرتے تو نیرا سے کچھ بعید نہ تھا کہ یہ بھی کر گزرتی۔ ہاں کیوں نہیں، آپ کے بھائی میرے بھائی ہیں، جتنا چاہیں پڑھیں۔ یوں پہلے ششو پنج میں مبتلا شوکت بیوی کی ایسی رضامندی دیکھ کر خود بھی رضامند ہو گیا۔ شوکت زمینداری میں جت گیا اور نیرا گھر کی خدمت میں۔ بڑا صدیق شہر میں ڈاکٹری پڑھنے گیا، اس سے چھوٹا انور بھی اگلے سال انجینئر بننے شہر چلا گیا، اور سب سے چھوٹا قمر لٹریچر میں ماسٹرز کرنے کے لیے پر تولنے لگا۔ یوں وہ تینوں شہر کے ہو کر رہ گئے۔ شوکت کما کما کر سب گھر اور بھائیوں کے خرچے پورے کرنے میں لگا دیتا، نیرا اور اس کے بچوں کا گزر بسر مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا گیا۔ کچھ خالہ خالو اور شوکت کے روب میں بھی آنے سے بول نہیں پاتی، اور کچھ زیادہ اچھا بننے کی جو چاہتی وہ بولنے نہیں دیتا تھا۔ نیرا نہ ہوتی تو کیسے یہ تینوں اتنی اچھی تعلیم حاصل کر سکتے تھے؟ خالہ خالو اٹھتے بیٹھتے اس کا احسان ہر آئے گئے کے سامنے دہراتے، اور یہی تو وہ چاہتی تھی، سو تنگی میں بھی خوشی ڈھونڈ لیتی تھی۔ روٹی کم پڑ جائے پر تعریف نہ کم ہو۔ بڑا صدیق ڈاکٹر بن گیا تو اپنی ہی ایک ہم جماعت سے شادی کے لیے ماں باپ کو منا لیا۔ لڑکی نے گاؤں جا کر رہنے سے انکار کر دیا تو یہی طے پایا کہ وہ شادی کے بعد شہر میں ہی رہے گا، ملنے جلنے آتا رہے گا۔ خالہ نے دل پر پتھر رکھ کر جوان بیٹے کی بات مان لی۔ اب ہر کوئی نیرا جیسی تو نہیں ہوتی نا، خاندان کو جوڑ کر رکھنے والی، گھر بسانے والی، ملنسار، مخلص اور سب کی ہمدرد۔ نیرا کا ایسے میں بڑا خون بڑھ جاتا، ظرف ضرورت سے زیادہ بڑا کر لیا تھا، اتنا کہ اس کا چھوٹا قد اور معمولی صورت کسی کو یاد تک نہیں رہی تھی۔ ہر پتر شوکت جیسا بھی نہیں ہوتا، سب کا خیال رکھنے والا۔ خالو کیوں بیٹے کی تعریف نہ کرتے؟ بیٹے بھی تبھی اپنے ہوتے ہیں جب بہو اپنی ہو تو۔ خالہ کو نیرا کو بیاہ کر لانے کا جو مان تھا اور بھی بڑھ گیا تھا۔ انور نے انجینئرنگ مکمل کی تو کسی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ بہتر یا پڑھی لکھی لڑکیاں دکھا دیں، لیکن کوئی اچھی ہی نہ لگ رہی تھی۔ اسے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ درکار تھا۔ اس سے قبل سب سے چھوٹے قمر کی سرکاری نوکری لگ گئی تو خالہ اپنے ہی رشتے کی ایک بھتیجی بیاہ لائیں۔ گو تھی تو خاندان کی ہی، لیکن نیرا جیسی عادات نہ تھیں۔ میرا میرا اور تمہارا تمہارا کی قائل تھی۔ نیرا جیسی ہمارا تمہارا ایک نہ کر سکی۔ چھوٹے کی تو یوں بھی نوکری دور کے کسی قصبے میں تھی، سو وہ بیوی کو ساتھ لے ہی گیا۔ خاندان سے بہو لانے سے کیا ہوتا ہے، بڑے دل کی بات ہے، اور ہر کوئی نیرا جیسا دل نہیں رکھتا۔ ساس سسر کو دو بہوؤں کے بعد اس کی مزید قدر ہو گئی۔ وہ بے مثال با کمال دکھائی دینے لگی۔ منجلے نے خود ہی کسی دوست کی کزن کے لیے رضامندی دے دی جو اکلوتی تھی۔ گھر جائیداد کی مالک پڑھی لکھی لڑکی ہے، شکل و صورت واجبی سی ہے تو کیا ہوا، نوکری کرتی ہے شہر میں، مجھے تو ہر لحاظ سے یہی مناسب لگ رہی ہے۔ اب بیٹے نے اتنی مشکلوں سے کوئی لڑکی پسند کی تو انکار ممکن ہی نہ تھا۔ شادی کے بعد وہ بیوی کے گھر ہی شفٹ بھی ہو گیا۔ آخر سب کچھ ان دونوں کا ہی تو تھا، پیچھے بس شوکت اور نیرا ہی بچے تھے۔ خالہ خالو بیمار رہنے لگے تو نیرا نے نہ چاہتے ہوئے بھی ساس سسر کی دیکھ بھال کی۔ دل میں ایک موہوم سی امید تھی کہ سسر یہ گھر اور زمین شوکت کے نام کر دیں گے، لیکن مرنے سے قبل جائیداد تو برابر کی ہی تقسیم ہوئی۔ نیرا کے دل میں بال ضرور آیا کہ ساری عمر وہ اور اس کا میاں خدمت کرتے رہے
तब सब हक समझ कर लेते रहे, और जब देने की बारी आई तो तक़सीम में बराबरी दिखा दी गई। भला जिसने दिया नहीं, उससे लिया क्यों? बाकी देवर तो यूं भी अच्छा कमा रहे थे, अभी ना सही चंद साल में जायदाद भी बना लेते। आबाई जायदाद पे शौकत और उसके बच्चों का हक रहने देते। लेकिन इतना कहने की हिम्मत कहाँ से लाती, और इतना सब कहकर बुरी कैसे बन जाती? बरसों अच्छा बनने की मशक की थी, उस पे पानी फेरना आसान नहीं था। खालू और शौकत के सामने बोलने से उसकी जान जाती थी, बल्कि अब तो अच्छा बनते बनते हर किसी के सामने ही जबान हिलाने से जान जाने लगी थी। सो चुप रहकर अच्छा बन गई। उसे लोगों की जबानों से अपने लिए तारीफ के टोकरे पसंद थे, अपनी जबान से कोई जहर जैसी बात नहीं। घर और जमीन बिके तो इतना हिस्सा नहीं आया कि उसमें एक छोटा सा ही सही घर बना लेते। दूर दराज के गांव की जमीन इतनी मालियत की होती ही कहाँ है कि इससे घर बनाए जा सकें, कारोबार जमाए जा सकें। बच्चों की पढ़ाई के लिए वो भी शहर आ गए। इस रकम से शौकत ने एक छोटी सी दुकान डाल ली तो गुजर बसर होने लगी। एक मकान किराए पे ले लिया गया। खालू खाला कभी किसी बेटे के पास जाते, कभी किसी के पास, लेकिन मुस्तकिल क़याम शौकत के यहाँ ही करते कि उसकी बीवी खुदमत गुजार थी। खालू खाला आगे पीछे दुनिया से गए तो नीरा की भागती जिंदगी में कुछ ठहराव आया। अब जिंदगी शौकत और बच्चों की खिदमत में ही गुजरने लगी। लेकिन देवर देवरानियों के आने पे उनके सामने बिछ बिछ जाने की आदत खत्म नहीं हुई थी। वही सबके मुंह से बेमिसाल सुनने की आदत। देवर देवरानियां भी खूब गुन गाते थे। मतलब की बात होती, भाभी ये, भाभी वो, भाभी बेमिसाल, भाभी बाकमाल, और तारीफ की भूखी नीरा उनकी गर्ज जानकर भी अनजान बन जाती। मंझले ने तो यूं भी बीवी के घर में ही खूब काम करवा के उसे शानदार बनवा डाला था। सिद्दीक और उसकी बेगम भी बड़े डॉक्टर बनकर अब एक कामयाब मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे और साथ अपना क्लिनिक भी चलाते थे। जल्द उन्होंने भी कनाल के प्लाट पर शानदार कोठी तामीर कर ली। नीरा जाती मिलती और रश्क से उनके घर को देखती। यूं ही दिल में ख्याल आता कि ये मकाम उसकी और शौकत की कुर्बानियों की बदौलत मिला है। लेकिन हर कोई मकाम पर पहुंचकर मुहसिन को याद नहीं रखता। भाई भी भूल गए थे कि इस कामयाबी में भाभी और भाई का बड़ा हिस्सा है। कमर ने भी 10 मरले का प्लॉट कब का खरीद लिया था। सोचा था रिटायरमेंट पर घर भी बन जाएगा। बस शौकत और नीरा, बच्चों के साथ कभी इस दर और कभी उस दर। बुढ़ापे की आमद थी और शौकत बीमार होकर दुकान चलाने से भी रहा। बच्चे वाजिबी सा पढ़ लिख गए थे तो मामूली सी तनख्वाह वाली नौकरियां भी मिल गईं। देवरों ने बड़े और महंगे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया तो बच्चे भी कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर। नीरा अब देखती, मवाजना करती तो कलस कर रह जाती। छोटे का घर मुकम्मल हुआ तो उसने सबको ही खाने पर मदऊ किया। तीनों भाइयों का उठना बैठना ओढ़ना बिछोना दिखाई देता था। नहीं दिखाई देता था तो बस शौकत और उसके बच्चों का जो गुजारे लायक जिंदगी गुजार रहे थे। नीरा जितना भी अच्छा बनने का दिखावा कर लेती, दिल अंदर से सुकड़ गया था। बस यही सोचे जाती कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हम ही खाली हाथ क्यों रह गए जबकि मैंने सबके साथ इतना अच्छा किया। एक दिन यूं ही दिल की घबराहट से उकता कर मस्जिद के मौलवी साहब से दुआ के लिए कहने गई। दुआ से ज्यादा दिल का गुबार निकालना था। सब कुछ मैंने और शौकत ने किया, कुर्बानियां हमने दी और फल वो खा रहे हैं। हम तो आज भी दही दामा हैं, हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं आ सका। वो रो रही थी। सारी जिंदगी इतना कुछ करने के बावजूद हासिल वसूल कुछ ना हो तो रोना तो आता ही है। दिल तंग ही पड़ता है। बस अपनी अपनी किस्मत होती है, मौलवी साहब ने तसल्ली दी। किस्मत हमारी ही क्यों बुरी निकली। दिल तो करता है कि उन सब से कहूँ कि ये हमारी मेहनत का सिला है जो वो तीनों और उनके बच्चे खा रहे हैं। इसमें से ज्यादा ना सही कुछ तो हमें भी दे दें। लेकिन शर्म आड़े आ जाती है। अच्छा होता कि मैं शौहर को उनकी तालीम के खर्चे उठाने की इजाज़त ही ना देती। तब हम खुशहाल और वो तीनों बदहाल होते। तो आपने ये इजाज़त अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं दी थी? कैसी रज़ा? मेरी तो हिम्मत नहीं थी कि खालू और शौकत को इनकार करती। जब इकरार ही करना था तो अच्छे से किया। इस तरह सबके नज़दीक मैं अच्छी बहू और भाभी बन गई। सारी ज़िंदगी लोग मेरे गुण गाते रहे। आज सच का दिन था। अब क्या चाहती हैं? मौलवी साहब ने ताज्जुब से ठंडी आह भरी। बस सुकून नहीं है मौलवी साहब।
दिल बड़ा दुखता है जब उन तीनों को अपने घरों में आबाद देखती हूँ और मेरे बच्चे पूरा दिन गधे की तरह काम कर कर नहीं थकते। इतना कुछ किया हम मियाँ बीवी ने उन तीनों के लिए, लेकिन इसका अजर हमारी जिंदगियों में क्यों लौट कर नहीं आया? वो तीनों शानदार घरों में रह रहे हैं। उनके बच्चे भी बहुत अच्छा पढ़ लिख गए हैं। हमारा ना अपना घर बन सका, ना बच्चे खास पढ़कर कोई ढंग की नौकरी कर सके। उनके साथ की गई नेकी हमारे कुछ तो काम आती, कुछ भी ना काम आई। हम तो खाली हाथ रह गए। हमें कुछ क्यों ना मिल सका? बड़ा कलक था नीरा को इस कुर्बानी का जो रायगां जाती दिखाई दे रही थी। और जब से देवरों की आसूदा हाली देखकर आई थी, ज्यादा ही दिखाई देती थी। दिल हसद के मारे फटे जा रहा था। बीबी, आपने ये नेकी जिस नियत से की थी उसका अजर भी उसी सूरत आपको मिल चुका है। दिल पे जब्र करके और महज अपनी धाक बैठाने के लिए जो काम किया, उसका अजर आपको उसी सूरत मिला कि आज सब आपको बेमिसाल कहते हैं। कोई आप जैसा है ही नहीं पूरे खानदान में, और यही सब तो आप चाहती थीं। अल्लाह की रज़ा के लिए कोई भी नेकी की होती तो अजर भी दिखाई देता। जो जैसी नियत करता है वैसा ही फल पाता है। मीरा टुकर टुकर मौलवी साहब की शक्ल देख रही थी। तो गोया हमारी नेकी का अजर बस मेरी तारीफ की सूरत में ही मिला। क्या इससे ज्यादा की आपने चाहत की थी? नीरा को जवाब मिल गया था। जिस चाहे जाने की भूख और लालच को वो भड़काए सारे काम करती जा रही थी, हासिल वही तो रहा था। फिर वो किस मुंह से किसी और चाह की उम्मीद लगाए बैठी थी? दुनिया को खुश किया तो दुनिया तो खुश है बीबी, और दुनिया खुश होकर बस इतना ही देती है, चंद तारीफी कलेमात और शुक्रिया के अल्फाज। बाज दफा ये भी नहीं देती। दुनिया वाले को खुश किया होता तो मिलता भी फिर उसकी शान के मुताबिक। नीरा ऐसे जवाब से लाजवाब हो गई, लेकिन बेसुकूनी मजीद बढ़ गई। अंदर घुटन का राज कायम हो गया। घर वापसी पे जमा तफरीक करते हुए सारी जिंदगी की तगोदौ का हासिल फकत यही था। नीरा बेमिसाल, नीरा बाकमाल।